जय हिंद, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वो कोटेशन मुझे याद आता है कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, बढ़कर छीनी जाती है। कल के दिन यानी 15 अगस्त के दिन हम लोगों के लिए राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस। लगभग 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। यानी मैं याद करता हूँ कि बहुत सारे जाति, बहुत सारे लोग आए और हमारे देश को गुलाम कर गए। लगभग 1000 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा और अंत में जब हमारा देश पिछले 300 वर्षों से लगभग अंग्रेज़ों के गुलामी से को झेल रहा था, उसका इतिहास बहुत ज़्यादा स्पष्ट है हमारे सामने कि लगभग 300 वर्षों से हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आप सभी के सामने अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। इससे पहली बात तो ये है कि हम गुलाम क्यों हुए होंगे। अगर इतिहास पर विश्वास किया जाए तो भी ये बात स्पष्ट है कि हम गुलाम इसलिए होंगे कि हमारे में एकता की कमी है। आप सभी ध्यान दिए होंगे, जहाँ कहीं भी 10, 20, 50, 100 लोग एक साथ हो जाएं, उन्हें गुलाम करना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर लोग बटे हुए हो तो उन्हें गुलाम करना आसान होता है। तो मेरे हिसाब से जो हमारा देश गुलाम हुआ, उसका पहला कारण रहा होगा हमारे देश में अनेकता, भेदभाव, हमारा बटा हुआ होना। हमारा देश भारत बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर वर्ण की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन वर्णों में बटा हुआ है। जाति की बात करें तो बहुत सारी जाति थी, उसमें हमारा देश बटा हुआ है। फिर हायरार्की की बात करें, अमीर और गरीब, उसमें हमारा देश बटा हुआ था। भाषा के आधार पर बात करें तो हमारा देश बटा हुआ था। हम सब भारतवासी इतने टुकड़े में बटे हुए थे कि कोई भी बाहर का आक्रमणकारी हमें आसानी से गुलाम बना सका, क्योंकि हम सब एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। और धीरे धीरे अगर आप याद करें, गुलाम वंश से जब हमारा देश गुलाम होना शुरू हुआ था, उस समय से धीरे धीरे हमारा देश, जब वो लोग हम पर आक्रमण करते थे तो हम सब एकजुट होकर के उसके आक्रमण का जवाब नहीं दे पाते थे। ब्राह्मणों को लगता था कि हमें क्या करना है, ये तो क्षत्रियों पर हमला हुआ है। क्षत्रियों को लगता था कि भाई हमें क्या करना है, तो पड़ोसी राज्य पर हमला हुआ है। और इस तरह के हमारे बंटवारा के कारण हमारे देश को कमज़ोर करना आसान होता चला गया। मैं आज भी इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि जब हमारे देश में, खास करके यहाँ से इतिहास बहुत क्लियर है, जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उस समय हम लोगों ने उन्हें बिजनेस करने का परमिशन दे दिया। वो लोग तो ये कह कर आए कि हम लोग अपना कुछ व्यापार करना चाहते हैं। हमने भी समझा, इस बात को समझ लिया कि व्यापार से हमें भी कुछ लाभ होगा, और इसलिए हमने उन्हें व्यापार करने की आज्ञा दे दी। और जब वो हमारे देश में व्यापार करने लगे तब उन्होंने कहा कि हमें अपने सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ सेना मंगवाने की इजाज़त दी जाए। और जो भी उस समय कलकत्ता के नवाब या राजा रहे होंगे, उससे अंग्रेज़ों ने ये आज्ञा मांग ली कि क्या हम आपके राज्य में अपना बिजनेस कर सकते हैं। दवाओं का बिजनेस था शायद। और हमारे देश के राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे फैल रहा है, क्या हम अपने और कुछ अतिरिक्त स्टाफ मंगा सकते हैं, और वो भी परमिशन मिल गया। फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपने सुरक्षा के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ बुलाना चाह रहे, तो हमारे देश के राजाओं ने उन्हें अपने सेनाओं को लाने की भी इजाज़त दे दी। अब यहाँ से उन्होंने एक चाल खेली, अंग्रेज़ों ने एक चाल खेली कि अपने उस राजा से कहा कि देखिए, हम आपके साथ हैं, अगर आपकी दुश्मनी किसी राजा से हो तो आप हमको बोलिएगा, हम आपको अपने सैन्य शक्ति देंगे। यही से एक चाल शुरू होती है। अंग्रेज़ कह रहा है कि वो जिस राजा के अधीन वो अंग्रेज़ अपना बिजनेस कर रहे थे, वो अंग्रेज़ कह रहे हैं कि देखिए, हमारा जो सिक्योरिटी फोर्स है हम अपने लिए मंगवाए हैं ताकि हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अगर आपको, यानी कि राजा को, अगर आपको कभी किसी से कोई लड़ाई हो, कोई युद्ध हो पड़ोसी राज्य से, तो हम आपके साथ हैं। और जो हमारे देश के राजा रहे होंगे
उनको लगा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, और वो लोग अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिए और अपने दूसरे किसी राजा को हरा दिए। अब अंग्रेज़ ने देखा कि 2 राजा में से एक तो हार ही गया, एक बचा हुआ है, इसको हराना कौन सी बड़ी बात है। और इस तरह का डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी नीति थी, डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड उनको करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि डिवाइड हम पहले से थे, ये बात को आप भी समझते हैं। सॉरी, हमारा बटा हुआ होना, अगर हम सब एक साथ होते, आप याद कीजिए भारत के इतिहास में अगर ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जब युग रहा होगा, उस ज़माने में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए हैं, परशुराम जी जैसे ब्राह्मण हुए हैं, विश्वामित्र जैसे और भी जैसे क्षत्रिय हैं। इन सब को देखा जाए, अगर सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य एक साथ मिल कर के काम किए होते तो हमारा देश गुलाम होता ही नहीं। बाद में यही बात जब इधर हमारे देश में ऐसा समय आया, खास करके जब 18वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी, जहाँ 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ है और झांसी की रानी ने अपना स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी, मंगल पांडे ने भी शुरुआत कर दिया। और धीरे धीरे हमारे देश में जब सभी लोग एक होने लगे, याद कीजिए हमें आज़ादी अगर मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि धीरे धीरे हमारे देश में एकता बढ़ने लगा। महात्मा गांधी ने इस चीज़ की शुरुआत की, उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा। महात्मा गांधी जो पूरी भारत यात्रा करते थे, कलकत्ता आते थे, पटना आते थे और पूरे भारत में वो घूमते रहते थे। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को एकत्र करना शुरू किया। जब हमारे देश के लोग एक होना शुरू हो गए, वहाँ से अंग्रेज़ों को एक खतरा महसूस हुआ कि अब डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा, अब ये लोग उल्टा हो चुके हैं, ये सभी यूनियन में आ चुके हैं। अब मामला हो गया यूनियन एंड फ्रीडम। भारत देश एक होते जा रहा था। दूसरी तरफ हमारे देश में ये कहते हैं ना, नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता जो हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह जी हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उधम सिंह, और ये ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के, समझिए उनका मुकाबला इन्होंने शुरू कर दिया हिंसा के मार्ग से। क्योंकि अंग्रेज़ भी हिंसा करते थे तो इन लोगों ने भी हिंसा का मार्ग अपनाया। अब अंग्रेज़ों को दोनों चीज़ दिखाई पड़ गया, एक तरफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक और जिस तरह से सरदार पटेल, एक तरफ इनका दल था और दूसरी तरफ वो गरम दल था जिधर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। अब अंग्रेज़ों को दोनों तरफ से खतरा दिखाई पड़ा। नरम दल के जो लोग थे उन्होंने देश को एक करना शुरू कर दिया और जो गरम दल के लोग थे इन्होंने अंग्रेज़ों को सीधा ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। अंग्रेज़ों को दोनों तरफ से ये बात सहना पड़ गया। एक तरफ महात्मा गांधी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध रहे थे और दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिए। धीरे धीरे अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आनी शुरू हो गई कि अब भारत को और गुलाम रखना मुश्किल हो गया और अंग्रेज़ों को लगा कि जब हम अब भारत को जब छोड़ना ही है तो उन्होंने अंतिम चाल चली, जिसका परिणाम आप सभी जानते हैं कि 1939 के बाद से अंग्रेज़ों ने इस बात को सोच लिया कि भारत को आज़ाद तो कर देंगे लेकिन इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और कहा जाता है कि 1939 से ही देश के बंटवारे का प्लान शुरू हो चुका था। हमारा देश आज़ाद तो हुआ लेकिन उससे पहले हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए, भारत, पूरब में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान। और इस तरह से अब हमारा भारत एक नहीं होकर के 3 टुकड़े में हो गया। हमें आज़ादी तो मिली मगर इस कीमत पर मिली कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारे देश का बंटवारा हो गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। चलिए, जो भी हुआ, जो हुआ सो हुआ, उसके विषय में अब क्या कहना है, लेकिन आज ज़रूर कह सकते हैं कि अब जो हम लोग इस देश का स्वतंत्रता दिवस कल मनाने जा रहे हैं, अब हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। अब हमारे देश को दोबारा कोई गुलाम न करे। अब हमारा देश इतना मजबूत है, अभी से है, हमारा देश इतना मजबूत है कि अब हमारे ऊपर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हो सकता है। अब हमारा काम है इस देश को मजबूत करना, इस देश को आगे बढ़ाना, ताकि पूरी दुनिया में भारत का नाम हो। आज़ादी के बाद जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना। और याद रखिए, देश के गुलाम होने का एक और कारण था शिक्षा।
एजुकेशन के मामले में मैं मानता हूँ कि 1980 तक भी हमारे देश को शिक्षा में कमजोरी तो थी, क्योंकि मुझे याद आता है 1980-90 के बीच में लड़कियों को खास करके मैट्रिक से आगे पढ़ने की इजाज़त जल्दी नहीं मिलती थी। मैंने देखा है कि भारतीय परिवार में मैट्रिक लड़की पास कर गई, बस उसकी शादी कर दीजिए, बात ख़त्म हो गई। मेरा मानना है किसी देश को गुलाम करने का 3 कमज़ोर पॉइंट होता है। पहला होता है उसका गरीबी, दूसरा होता है उसकी अशिक्षा और तीसरा होता है एकता में कमी। अब हम अपने देश को तीनों चीज़ से मजबूत कर दें। हमारा देश यूनाइटेड हो जाए, एक हो जाए, हमारा देश शिक्षित हो जाए और हम सब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। ये 3 चीज़ें अगर हो जाती है तो हमारे देश का आज़ाद हो जाना, स्वतंत्र हो जाना सफल हो जाएगा। और इसी बात की हमें शपथ लेनी है। कल स्वतंत्रता दिवस में हम सभी के मन में ये बात आ जानी चाहिए कि हमारे देश में एकता बनी रहे और मजबूत हो जाए। सच है, हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधी, पारसी और तरह तरह के लोग रहते हैं। भारत माता के इतने संतान है, बस इतना ही करना है कि भारत को अपना देश समझना है। और ये है, भारत आपका अपना देश है। भारत माता कहते हैं हम सब भारत माता के संतान हैं। कल 15 अगस्त को हम सब इस बात को समझें, इस बात का संकल्प लें। अब हम सब एक हो करके भारत को आगे बढ़ाएंगे। भारत से गरीबी को मिटाना होगा, और गरीबी को मिटाना हो तो शिक्षा पहली हथियार है। सभी, चूँकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और कल ये मेरा संकल्प होगा, हर व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा दे, उचित शिक्षा दे, और शिक्षा ही हमारे देश को समृद्ध बना सकता है। और दूसरी बात है आर्थिक व्यवस्था। हमारा देश उद्योग में या नौकरी की दृष्टि से किसी भी तरह से हमारा देश आर्थिक उन्नति करे। और देखा जाए तो इस विषय में आम जनता से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के नेताओं का है। हमारे देश के चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, और सभी मंत्रियों से मेरा यही अनुरोध है, आप सब मिलकर के ऐसा प्लान करें कि हमारे देश समृद्ध होता चला जाए, यानी कि हमारे देश से गरीबी मिट जाए, हमारे देश से अशिक्षा मिटे। विद्यार्थियों को जहाँ तक हो सके कम से कम मैट्रिक तक उन्हें मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था हो। ये मैं पूरे जो भी हमारे मजबूत वर्ग हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे देश में बच्चों को शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, कम से कम मैट्रिक तक सभी बच्चे शिक्षित हों, हमारे देश से गरीबी मिटे, हमारे देश में शिक्षा बढ़े। और आर्थिक उन्नति के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार जो कुछ भी कर सके वो करे, तब हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। बहुत दुख झेला हम लोगों ने। मुझे तो सिर्फ कल्पना ही होता है कि आज से 1000 वर्ष पहले हमारे देश की क्या हालत रही होगी, जब हमारे देश में बाहर से लोग आते गए। हुन आए, पुर्तगाल आए, मुग़ल आए और अंग्रेज़ आए, और इतने सारे बाहरी जाति के लोग आते चले गए, और हमारा भारत दबता चला गया होगा। हमारे देश के संपत्ति को उन्होंने लूटा। कहा जाता है कि भारत में बहुत ज़्यादा सोना था। जो भी बाहरी जाति के लोग आते थे, चाहे वो पुर्तगाल थे, डच थे, ये सभी लोग का एक ही निशाना था, भारत के सोना को, इसके दौलत को लूट कर ले जाना, और उन्होंने लूटा। कहीं कहीं तो ये भी पढ़ने को आता है कि पानी जहाज़ से वो लोग सोना भर भर के यहाँ से ले गए, यहाँ से जंगल की लकड़ी लेकर के गए। यानी कहा जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, और इस सोने की चिड़िया को आज लोगों ने, विदेशियों ने क्या से क्या बना डाला। कम से कम 1000 वर्ष की गुलामी ने भारत को बहुत कमज़ोर कर दिया। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1947 से लेकर के आज लगभग 76 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। 76 ईयर्स में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। आज हमारे देश से गरीबी भी बहुत कम हो गई है, हमारे देश में शिक्षा का विकास हुआ है, रोज़गार और धन संपत्ति सबके पास बढ़ गया। अब तो सबके हाथ में 10,000 20,000 के मोबाइल है। इससे आप समझ सकते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अब कल स्वतंत्रता दिवस है, और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे 2510 सब्सक्राइब्स, यानी 2510 सब्सक्राइब्स, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
कल हमारे स्कूल SCB हाई स्कूल लोको बाजार पाथरडी, सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल लोको बाजार पाथरडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है सुबह 10 बजे से। कल हम सब फिर हमसे मुलाकात होगी, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। 15 अगस्त SCB हाई स्कूल लोको बाजार पाथरडी कल्चरल प्रोग्राम। तो फिर कल मिलेंगे हम लोग। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।